हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 5 का कंप्लीट वन शॉट देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जितने भी मैं टॉपिक्स इस लेक्चर में कराऊंगा ना, सारे टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका यूनिट 5 ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा कुछ ऑप्शनल में निकल जाएगा। आपको अभी एट द लास्ट पूरा सिलेबस के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको यूनिट 5 का एज मच एज पॉसिबल सारे टॉपिक्स, सारे न्यूमेरिकल्स में कवर करा दूंगा। बाकी यूनिट 5 से और कुछ भी आने वाला नहीं और कुछ छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 का वन शॉट लेक्चर। तो सबसे पहले देखो समझते हैं आईओ मैनेजमेंट एंड डिशेड्यूलिंग। यूनिट पढ़ने से पहले आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपके सिलेबस का ही टॉपिक है आईओ डिवाइस क्या होता है, मीन्स की इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस क्या होता है। देखो मैं आपको पहले बता दूं, बिल्कुल आपको पता है, सारी चीज़ें पता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, फिर भी मैं रिपीट करूंगा इसी वर्ड में। और कैसे लिखना है कंटेंट को एग्जाम में, वो चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, आईओ डिवाइस देखो यहाँ पे समझते हैं क्या है। देखो आईओ स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। दीज आर द टूल्स एंड कंपोनेंट दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू इंटरेक्ट। देखो आईओ जो डिवाइस होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, देखो बिल्कुल भी मैं बहुत डिटेल्स नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी आपको पता है। ये इसे आप टूल बोलो, कंपोनेंट बोलो, जिससे कि हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। समझते हैं क्या होता है। देखो ऐसे पूछा जाता है कैटेगरीज ऑफ आईओ डिवाइस। कैटेगरीज मीन्स वही टाइप्स आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो कैटेगरीज ऑफ आईओ डिवाइस में पहला आपका इनपुट डिवाइस है, दूसरा आपका आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है समझ लेते हैं, ऑलरेडी आपको पता है, आई नो। सो इनपुट डिवाइस क्या होता है, जैसे कि हम कंप्यूटर में कुछ भी डेटा सेंड करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सारी चीज़ें आपके इनपुट डिवाइस होता है। बिल्कुल भी इसको डिस्क्राइब नहीं करना है, ऑलरेडी आपको पता है क्या है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जैसा हो गया, जैसे कि कुछ वो सारे कंपोनेंट जिस कंपोनेंट को यूज करके हम कंप्यूटर को कुछ डेटा देते हैं। कीबोर्ड का यूज करके इनपुट देते हैं, कुछ टाइप करते हैं, तो ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया। माउस पॉइंटर को मैं इधर से उधर स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, दीज आर ऑल्सो इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो ना अब सेकंड यहाँ पे देखते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होता है। देखो हम कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हैं, जिस डिवाइस का यूज करके उसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं, और कंप्यूटर भी हमें कुछ आउटपुट देता है। सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ आप कंप्यूटर से कुछ कोई ऑपरेशन, कुछ टास्क परफॉर्म कराओगे, तो वो टास्क आपको एज अ रिजल्ट कहाँ पे शो करता है, मॉनिटर पे शो करता है। तो मॉनिटर इज ऑल्सो आपका ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करके कंप्यूटर देता है, तो वो भी आपका आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से आपको आवाज़ सुनाई देता है, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपका आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है, उतना यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करना है, तो हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं, देखो जो आईओ डिवाइस होता है वो एसेंशियल होता है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। अगर आईओ डिवाइस ना हो, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस ना हो, तो क्या आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाओगे? कम्युनिकेट करने का मतलब है क्या कंप्यूटर से कोई भी डेटा आप कोई भी मतलब टास्क परफॉर्म करा पाओगे? द आंसर इज नो, तो पॉसिबल नहीं है। तो एसेंशियल आपका कंपोनेंट है आईओ डिवाइस, याद रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। देखो एक सेकंड, देखिए यहाँ पे हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, कैटेगरीज हम पढ़ रहे थे। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ आईओ डिवाइस। तो हमने पहले इनपुट डिवाइस फर्स्ट देखा, सेकंड आउटपुट डिवाइस देखा, नाउ थर्ड यहाँ पे आपका है इनपुट आउटपुट डिवाइस, दोनों कंबाइन करके। तो कुल मिला के आपको ही डिस्क्राइब करना है छोटे छोटे पार्ट्स में। आप देखो इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों मिला के बता दिया गया कि ये जो बोथ जो डिवाइस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए डेटा को फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, अब जैसे टच स्क्रीन क्या है, टच स्क्रीन ऑल्सो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों वर्क करता है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स वो भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों वर्क करता है। यूएसबी भी, तो ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए। तो ये हो गया आईओ डिवाइस के बारे में। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इसके कैटेगरीज क्या है। कैटेगरीज आता है तो 3 आपको लिखने, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों मिला करके। ठीक है, ये सारे डिवाइस एज अ इनपुट आउटपुट दोनों बिहेव करते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनपुट एंड आउटपुट सब सिस्टम। देखो सिलेबस में आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। देखो ये था आपके सिलेबस में, एंड यहाँ पे सिलेबस में अगर आप देखो तो आईओ डिवाइस था, इसमें हमने डिटेल समझ लिया क्या है। अब आईओ सब सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो आईओ सब सिस्टम क्या होता है, देखो ये भी काफ़ी ईजी है। तो आईओ सब सिस्टम मीन्स कि आईओ सब सिस्टम मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू एंड इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस। देखो सीपीयू का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। पेरिफेरल डिवाइस
का सिंपल इतना मतलब समझो कि ये आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में ही बात कर रहा है। पेरिफेरल डिवाइस मीन्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जो जो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस होते हैं उन्हीं को पेरिफेरल डिवाइस भी बोलते हैं। तो इनपुट आउटपुट सब सिस्टम जो होता है वो मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है, कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से डेटा भेजा जा रहा है, सेंड किया जा रहा है सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में, ठीक है। इनपुट डिवाइस की हेल्प से आप प्रोसेसर को कुछ भी डेटा इनपुट करोगे तो सीपीयू तभी उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ना। तो किस तरीके से डेटा को आप भेजते हो, किस तरीके से डेटा सीपीयू आपको देता है थ्रू आउटपुट डिवाइस, ये चीज़ जो मैनेजमेंट होता है कम्युनिकेशन, किस तरीके से ये कम्युनिकेशन मैनेज हो रहा है, वो आईओ सब सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है, उसी को आईओ सब सिस्टम कहते हैं। समझते हैं अभी डिटेल से आगे। देखो, द आईओ सब सिस्टम में एक क्रूशियल पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। सिंपल सी बात है, क्रूशियल पार्ट यानी इंपॉर्टेंट पार्ट इसीलिए होता है क्योंकि ये मैनेज कर रहा है ना मतलब दो डिवाइस के बीच में, एक आपका इनपुट डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस में आईओ डिवाइस के बीच में और सीपीयू प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन को मैनेज कर रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है दैट मैनेज हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन, ऑलरेडी बताया कि कंप्यूटर के मेन मेमोरी यानी प्रोसेसर को कोई भी डेटा कैसे दिया जा रहा है थ्रू एक्सटर्नल डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस की हेल्प से कैसे कंप्यूटर्स को कोई भी डेटा इनपुट करा रहे हैं, कंप्यूटर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैनेज जो करता है और सिस्टम करता है। दैट्स वाई इट इज़ क्रूशियल पार्ट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है द कर्नल प्रोवाइड्स। देखो कर्नल क्या होता है बताते हैं। कर्नल प्रोवाइड्स फॉलोइंग सर्विसेज रिलेटेड टू द आईओ, सेवरल सर्विसेज सच एज शेड्यूलिंग, बफरिंग एंड कैचिंग, स्पूलिंग एंड डिवाइस रिजर्वेशन, एरर हैंडलिंग एंड आईओ प्रोटेक्शन। देखो जो कर्नल होता है, ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट के अंदर ही डिटेल से समझा था कि कर्नल इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसके पास एसेंशियल जो ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म करने के लिए होता है। तो कर्नल जो होता है वो प्रोवाइड करता है फॉलोइंग सर्विसेज, जैसे कि शेड्यूलिंग एक क्रूशियल मतलब टास्क है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन कोई भी टास्क अगर सीपीयू को मिलता है तो कैसे वो शेड्यूल होता है, ये सब हमने डिटेल से देखा था, उतना भी आपको यहाँ पे समझना नहीं है, ठीक है, डिटेल से कि क्या चीज़ है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि आईओ सब सिस्टम क्या होता है, क्या मैनेज करता है, किन दो मतलब सीपीयू प्रोसेसर और आईओ पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन को मैनेज करता है, किस तरीके से डेटा रिसीव हो रहा है, सेंड हो रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। एंड कर्नल जो होता है वो प्रोवाइड करता है, यहाँ पे वही चीज़ जो यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने देखा था, कर्नल क्या क्या प्रोवाइड करता है, जैसे आपका शेड्यूलिंग था, मेमोरी मैनेजमेंट था, बफरिंग था, कैचिंग था, स्पूलिंग, डिवाइस रिजर्वेशन, एरर हैंडलिंग, ये सारे कर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट इज द कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ इसके बाद यहाँ पे है, देखो कुछ आपको ऐसे लिखने भी पड़ेंगे, जैसे आईओ सब सिस्टम क्या है, कभी कभी 7 मार्क्स में पूछ लेता है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। पहला यहाँ पे क्या चीज़ था, आपका शेड्यूलिंग था, ठीक है। यहाँ पे जो जो चीज़ें मेंशन किया है, ये चीज़ आपको छोटे छोटे पार्ट्स में एक्सप्लेन कर देना है, क्या है शेड्यूलिंग, क्या है बफरिंग, क्या है, और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है। शेड्यूलिंग क्या होता है ऑलरेडी पढ़ा है, बफरिंग, कैचिंग, स्पूलिंग क्या है, सब यहाँ पे हमने पढ़ रखा है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्क्राइब करना है। तो शेड्यूलिंग क्या होता है, एक जो गुड ऑर्डर होता है, मतलब यहाँ पे देखो सिंपल थ्योरी लिखी हुई है, आप प्लीज़ इसे पढ़ना, बहुत ईजी है। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, अ गुड ऑर्डर इन विच टू एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट टू इम्प्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी। सो priority can also play important roles in a request scheduling that can reduce average waiting time। तो सिंपल सी बात है, हम शेड्यूलिंग क्यों करते थे, जिससे कि एवरेज वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो, जिसमें कि हमने बहुत सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़े थे, एफसीएफएस, एसजेएफ एंड प्रियोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रोबिन, तो बहुत सारे पढ़े थे। तो यहाँ पे सिंपल शेड्यूलिंग का आपको डेफिनेशन लिख देना है, थोड़ा बहुत बता देना क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड ये सारी चीज़ें खुद से आपको करनी है, खुद ईजी वर्ड में आप लिख सकते हो, बाकी थ्योरी एज इट इज़ रटना नहीं है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे बफरिंग बता देना, बफरिंग क्या होता है, बफर इज़ अ टेम्पररी एक मेमोरी होता है, वो छोटी छोटी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे, ठीक है, कि अ मेमोरी एरिया maintained by kernel IO subsystem that store data while they are transferred between two devices and between a device with an application due to different data transfer size and speed mismatch between them। देखो इसमें बफरिंग का केवल इतना मतलब है, जो यहाँ पे देखो जो स्पीड मिसमैच वगैरह का बताया गया है, ओवरऑल मैं बता दूँ बफरिंग का क्या मतलब होता है। आप YouTube में कुछ वीडियोस वगैरह देखते हो, अगर इंटरनेट आपका स्लो चलता है तो वहाँ पे देखो आपका जो वीडियो होता है, इसी लेक्चर को आप ले लीजिए, अभी इंटरनेट बंद कर दो तो आपका बफरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। या आप देखोगे कि इंटरनेट जब भी आपका ओपन रहता है तो एक जो
आपका वीडियो का जो डाउनलोडिंग का पार्ट होता है, मीन्स कि वो डाउनलोडिंग मीन्स मैं बता रहा हूँ कि वीडियो कुछ टाइम के लिए वो ऑफलाइन भी हो जाती है। आप जब इंटरनेट ओपन कर दोगे तो आपकी वो वीडियो बफर मेमोरी के अंदर स्टोर्ड हो जाती है, जिससे कि अगर आप इंटरनेट बंद भी कर देते हो तो जहाँ तक वो बफर मेमोरी में स्टोर रहा होगा उतना आपका वो पार्ट ऑफ द वीडियो आपका चलेगा विदाउट इंटरनेट। तो बफरिंग का केवल इतना मतलब होता है कि यही सारी चीज़ें हैं, स्पीड मिसमैच की मतलब प्रॉब्लम आती है। तो कुल मिला के आपको बफर की डेफिनेशन लिखनी है कि बफर एक मेमोरी होता है जहाँ पे कोई डेटा टेम्पररी स्टोर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप पढ़ना। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कैचिंग के बारे में। कैचिंग भी हमने देखा था यूनिट 4 के अंदर, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। अ रीज़न ऑफ फास्ट मेमोरी, अब कैच मेमोरी के बारे में आपको बता देना है वही क्या होता है। देखो मैं इसलिए शॉर्ट में आपको उतना डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे टॉपिक्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर से आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होगा डिस्क शेड्यूलिंग से। ये आपका ओवरऑल अगर हम देखें डिस्क शेड्यूलिंग से ही आपका ये यूनिट स्टार्ट, अगर एक तरफ से देखें तो स्टार्ट होता है, बट सिलेबस में था हम डिस्कस कर रहे हैं। मे भी हो सकेगी आपके 2 मार्क्स में आयो सिस्टम पूछे तो इतना फालतू ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो नहीं है, हमें अपने 7 मार्क्स में प्रिपेयर रहना है और ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं एग्जाम में। ऑलरेडी आपको पता है एग्जाम में कैसे कॉपी चेक होती है, तो उतना डिटेल से आपको नहीं भी याद करने बैठना है कि एज इट इज वर्ड याद कर रहे हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला हमने देखा शेड्यूलिंग, दूसरा बफरिंग, तीसरा कैचिंग लिख देना, उसके बारे में कुछ डिटेल थोड़ा बहुत। इस पर स्पूलिंग के बारे में देखो, स्पूलिंग भी हमने देखा था। स्पूल इज अ बफर दैट होल्ड्स द आउटपुट ऑफ अ डिवाइस सच एज प्रिंटर। प्रिंटर इज ऑल्सो एक स्पूलिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एंड इसलिए मैं उतना डिटेल्स नहीं बताऊंगा। यूनिट फर्स्ट के अंदर ये पूरा टॉपिक ही है, जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। डिवाइस रिजर्वेशन के बारे में, यानी डिवाइस को कैसे एलोकेट किया जाता है, यही सारी चीज़ें हैं। डिवाइस रिजर्वेशन मीन्स एलोकेशन ऑफ डिवाइस, ठीक है। वही चीज़ लिखा है कि जब प्रोसेस को कौन सा मतलब डिवाइस रिक्वायर्ड है डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए। डिवाइस रिजर्वेशन भी आपका एक टेक्निक होता है। ये देखो आईओ सब सिस्टम के अंदर हम पढ़ रहे हैं सारे टॉपिक्स, ठीक है। नहीं तो आप सोचो ये क्या टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। आईओ सब सिस्टम के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि कैसे आईओ सिस्टम मैनेज करता है सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन को कैसे मैनेज करता है। इन्हीं सब सिस्टम्स को फॉलो करता है। जो सिस्टम्स हमने देखा, टास्क को शेड्यूल करेगा, बफर मेमोरी में स्टोर कर देगा, कैचिंग यूज़ करेगा, कैचिंग मैपिंग यूज़ करेगा, और डिवाइस रिजर्वेशन होता है, एरर हैंडलिंग भी होता है। ऑल्दो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस की हेल्प से आपको कुछ एरर भी वहाँ पे डिटेक्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपका प्रोटेक्ट करता है error से against the many kinds of hardware and application errors so that a complete system failure and cannot occur। तो पूरा सिस्टम आपका फेल्ड नहीं हो जाता है। तो ये सारी मैनेजमेंट जो होती हैं एरर हैंडलिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो आईओ सब सिस्टम ओवरऑल आपको मैं फिर से आपको बता दूं क्या चीज़ कैसे लिखनी है। मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो आईओ सब सिस्टम आपको इतना डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखा है, आप इसे पढ़ेंगे आईओ सब सिस्टम के बारे में, ये 2 मार्क्स के लिए आप लिख सकते हैं। 7 मार्क्स में आ जाता है तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स भी जो कर्नल प्रोवाइड करता है, एसेंशियल ऑपरेशन, शेड्यूलिंग, बफरिंग, कैचिंग, स्पूलिंग, डिवाइस मैनेजमेंट, एरर हैंडलिंग राइट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आईओ सब सिस्टम के बारे में, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं अपना सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक। तो ये इतने सारे टॉपिक्स आपके कवर हो गए, ठीक है। अब आईओ बफरिंग के बारे में देख लेते हैं। आईओ बफरिंग क्या होता है, इसे थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे, ठीक है। आईओ बफरिंग को थोड़ा सा डिटेल से हम समझने वाले हैं। देखो इनपुट एंड आउटपुट बफरिंग क्या होता है, ठीक। देखो आईओ बफरिंग जो होता है इज अ टेक्निक, एक टेक्निक है जो कि सबसे पहले देखो बफर का मतलब आपको पता होना चाहिए। इनपुट एंड आउटपुट का मतलब तो आपको पता है, बफर का भी मतलब आपको पता है कि बफर देखो एक टेम्पररी, आप इसे मेमोरी बोलो, जैसे हमने अभी यूट्यूब का एग्जांपल दिया था, तो वो ऑल्सो ए टाइप ऑफ बफर आप इमेजिन कर सकते हो कि जो डेटा है वो बफर मेमोरी में टेम्पररी स्टोर होता है। ये चीज़ आपको बफर एज अ मेमोरी आपको इमेजिन करना है, याद रखना, होता भी वही है। अब आईओ बफरिंग जो होता है, आईओ बफरिंग एक टेक्निक है जो कि यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम में टेम्परली स्टोर करने के लिए डेटा को, जो बताया वही लिखा है, ठीक है। व्हिल इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 डिवाइसेस और बिटवीन अ डिवाइस और एन एप्लीकेशन। सिंपल, कोई भी डेटा अगर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सेंड की जा रही है तो बफर मेमोरी में स्टोर हो सकता है। बाकी एक यूट्यूब का जो एग्जांपल बताया वो भी यहाँ पे है कि किसी एप्लीकेशन एंड डिवाइस के बीच में भी बफरिंग यूज होता है, बफर का कंसेप्ट यूज होता है। तो देखो आगे यहाँ पे और भी लिखा है, जो आईओ बफरिंग है
इनपुट एंड आउटपुट बफरिंग जो है इज अ टेक्निक यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम में टू टेम्परली स्टोर डेटा व्हिल इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। आई थिंक सेंटेंस रिपीट हुआ, ठीक है, हाँ सेंटेंस रिपीट हो गया, वही ऊपर जो लिखा है एज इट इज यहाँ पे लिखा है, तो इसे स्किप करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो, दिस टेम्परली स्टोरेज, ये जो आपका बफरिंग होता है, इस टेम्परली स्टोरेज एरिया को ही हम क्या कहते हैं, बफर कहते हैं। यानी जो टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है उसे ही हम बफर कहते हैं। बफर इज अ टाइप ऑफ मेमोरी, याद रखना है, ठीक है, ऑलरेडी आपको पता भी होगा। सो बफर जो होता है वो हेल्प करता है मैनेज करने के लिए स्पीड डिफरेंस बिटवीन डिवाइस, स्मूथ आउट डेटा फ्लो एंड इम्प्रूव ओवरऑल इफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एंड इफिशिएंसी। देखो बफर यूज क्यों होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बफर आखिर यूज ही क्यों होता है? जैसे आप यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, देखो अब आपके डिवाइस का जो स्पीड है वो मे भी ऐसा नहीं है कि जो जो इंटरनेट आपका है उसकी स्पीड से मतलब एज इट इज़ मैच कर रहा हो। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, 2x में वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, 2x में वीडियोस देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि जो आपका इंटरनेट है उतना, जैसे आपका इंटरनेट बहुत फास्ट भी चल रहा है तो आपका जो वीडियो होगा वो बफर मेमोरी में स्टोर हो जाता है। आप देखोगे लेक्चर, अभी आप लेक्चर ही देख रहे हो, लेक्चर में जाकर आप नोटिस कर सकते हो इंटरनेट अगर आपका फास्ट है तो जो एक वाइट या ग्रेस कलर का एक आपका जो क्या बोलते हैं उसे, ट्रैकर जो बोलते हैं, जिससे दिखता है कि कितने वीडियोस आपने कितने लेंथ की लेक्चर आपने देख रखा है, तो वो चीज़ आपका ऑलरेडी फिल हो जाता है कुछ दूर तक, ठीक है। तो वो उतना डेटा आपका बफर में स्टोर्ड है। अगर आप इंटरनेट क्लोज भी कर देते हो तो वो चीज़ आपका प्ले होगा आपका वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड मिसमैच की जो प्रॉब्लम होती है, जो स्पीड डिफरेंसेस की जो प्रॉब्लम होती है, आपका देखो आप 2x में देखो या 0.5x में देखो तब भी आपको वो चलेगा। तो बफर सिंपल यहाँ पे हेल्प आपका क्या करता है, स्पीड डिफरेंस बिटवीन डिवाइसेस, स्मूथ डेटा फ्लो आपका होता है, और इससे जो ओवरऑल सिस्टम की जो परफॉर्मेंस एंड इफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है बफर की हेल्प से, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं हमें आयो बफरिंग के बारे में समझ में आ गया कि आयो बफरिंग क्या है। ये चीज़ आप देख सकते हो, एक टेक्निक है जो कि यूज़ होता है कंप्यूटर सिस्टम में टेम्परली स्टोर करने के लिए डेटा को, जिससे कि इफिशिएंट या ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। और भी आप अपने इजी वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है। ओवरऑल हमें यहाँ पे कंसेप्ट को समझना है कि बफरिंग का क्या मतलब है, आयो बफरिंग का क्या मतलब है, लिखना आपको खुद अपने वर्ड में ही है, एज इट इज नहीं याद करने बैठ जाना है। नाउ टाइप्स हम समझ लेते हैं आयो बफरिंग स्कीम के। देखो ये 7 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। आयो बफरिंग भी पूछा है, एट टाइप्स भी पूछ लेता है, आयो बफरिंग के कितने स्कीम्स हैं या आयो बफरिंग के कितने टाइप्स हैं। तो पहला समझते हैं, पहला टाइप्स है सिंगल बफरिंग। सिंगल बफरिंग क्या होता है, देखो सिंगल बफरिंग क्या है, इन सिंगल बफरिंग ओनली वन बफर इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर। देखो उतना डिटेल से मैं नहीं समझना है, बस जैसे नाम से कर रहा है सिंगल बफरिंग, यानी कि इसमें सिंगल बफर यूज होगा तो राइट करना है इन सिंगल बफरिंग ओनली वन बफर इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर। और डेटा मतलब बिटवीन डिवाइस जो कम्युनिकेशन होता है उसमें ओनली एक बफर यूज होता है। कोई भी डेटा अगर टेम्पोरली स्टोर होगा तो वो सिंगल बफर के अंदर स्टोर होगा। द सिस्टम रीड्स डेटा, द सिस्टम रीड्स डेटा इनटू द बफर फ्रॉम आईओ डिवाइसेस। जो सिस्टम होता है वो रीड करता है डेटा को या राइट करता है डेटा को बफर में इनपुट डिवाइस की हेल्प से, आईओ डिवाइस की हेल्प से, एंड देन सीपीयू प्रोसेस द डेटा। वंस द बफर इज इम्पटीड इट इज रीफिल्ड विद द न्यू डेटा फ्रॉम द डिवाइस। देखो समझो, यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। इमेजिन करो यू हैव 1 bucket टू कैरी वाटर फ्रॉम अ वेल टू अ टैंक। देखो समझो, इमेजिन करो आपके पास एक बकेट है टू कैरी वाटर को कैरी करने के लिए फ्रॉम अ वेल, एक कुएं से टू अ टैंक से, ठीक है। तो अब यहाँ पे यू फिल द बकेट, आपने बकेट को फिल किया, ठीक है, वाटर से, एंड इसे कैरी किया टू द टैंक, इम्पटीड इट, ठीक है। देन फिर क्या हुआ, देन रिटर्न टू द वेल, फिर आप फिर से वेल की तरफ रिटर्न किए टू फिल इट अगेन। तो इस तरीके से मतलब आप एक वेल से क्या है मतलब वेल से वाटर को निकाल के बकेट में भर रहे हो, देन बकेट से आप टैंक में पानी को फिल कर रहे हो। तो ये प्रोसेस है। तो इसमें देखो बफर कैसे मतलब यूज हो रहा है। तो यहाँ पे वही है, इमेजिन करो आपके पास एक बकेट है यानी एक बफर है जिसमें आप कैरी क्या करते हो, डेटा को कैरी करते हो एज अ वाटर इज अ डेटा टू द टैंक। किसी भी मतलब टैंक में आप डेटा को स्टोर करते हो। तो सीपीयू को आप आईओ डिवाइस की हेल्प से डेटा को बफर में स्टोर करते हो, उस स्टोर डेटा को
कौन प्रोसेस करेगा? प्रोसेसर करेगा। प्रोसेसर को सेंड करते हो तो ये प्रोसेस जो है आप देन फिर अगेन रिटर्न करोगे। कहाँ रिटर्न करोगे? आईओ डिवाइस के पास। फिर से वहाँ से आप डेटा को बफर में स्टोर करोगे। तो ये चीज़ें होती है। तो ये यूज़ हो रहा है यहाँ पे आपका सिंगल बफरिंग, यानी एक सिंगल बफर है, उसमें आप रिफिल का यूज़ कर रहे हो, यानी कि उसमें एक बार फिल करोगे, देन प्रोसेसर को क्या करोगे? उसे प्रोवाइड करोगे, देन उसके बाद में सिंगल बफर आपका यहाँ पे ओवरऑल यूज़ हो रहा है। डबल बफरिंग का यहाँ पे मतलब समझते हैं थोड़ा सा, फिर यहाँ पे हम डिफरेंस यहाँ पे कर सकते हैं। तो डबल बफरिंग का मतलब क्या होता है? डबल बफरिंग में क्या होता है? दो बफर यूज़ होता है। सिंगल बफरिंग में सिंगल बफर यूज़ होता है, इसमें दो बफर आपका यूज़ होता है। व्हिल द सीपीयू प्रोसेस डेटा, व्हिल द सीपीयू, जब आपका सीपीयू प्रोसेस करता है डेटा फ्रॉम वन बफर, एक बफर से जब डेटा को आपका जो सीपीयू है जिसे ऊपर अभी प्रोसेस कर रहा था, द अदर इज बीइंग फिल्ड विथ न्यू डेटा फ्रॉम द आईओ डिवाइस। देखो यहाँ पे क्या था, सिंगल बफर के अंदर आपका सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है उतना इफिशिएंट वे में नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सीपीयू में भी वेट भी कर रहा होगा। ठीक है, जब ये डेटा को जब आपका ये जो बकेट है, मतलब ये जो बफर है, जब डेटा प्रोसेसर को दे देगा, बकेट आपका खाली हो जाएगा, बफर खाली हो जाएगा, देन दोबारा आएगा वो वेल के पास, कुएं के पास पानी को भरेगा, यानी आईओ डिवाइस के पास आएगा, डेटा को लेगा, फिर जाके देगा। तो उस ड्यूरेशन में भी हो सकता है मिली सेकेंड के लिए ही कि प्रोसेसर आपका आइडल कंडीशन में हो। बट यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे दो बफर यूज होता है, एक बफर वो डेटा को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। नहीं कि देखो लिखा है जब व्हिल द सीपीयू प्रोसेस डेटा फ्रॉम वन बफर द अदर इज बीइंग फिल्ड, एक क्या कर रहा है? प्रोसेस करा रहा है डेटा, प्रोसेस करा रहा है डेटा टू द सीपीयू, एंड अदर जो सेकंड आपका बफर है वो फिल कर रहा है न्यू डेटा को फ्रॉम द आईओ डिवाइस। दिस अलाउज कंटिन्यूअस डेटा ट्रांसफर, इस तरीके से कंटिन्यूअस जो डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा है। पहला आपका वहाँ पे प्रोसेस करा रहा है, दूसरा फिल कर रहा है, दूसरा जब प्रोसेस कराएगा तो पहला फिल कर रहा होगा, तो कंटिन्यूअस डेटा फ्लो यहाँ पे हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, सीपीयू का हाई यूटिलाइजेशन हो रहा है, प्रोसेसिंग विदाउट वेटिंग फॉर द बफर टू बी इम्पटेड। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे एग्जाम्पल भी लिखा है, एग्जाम्पल बिल्कुल आप लिख सकते हो एग्जाम में। थिंक ऑफ यूजिंग 2 buckets टू कैरी वाटर, व्हिल यू कैरी 1 bucket टू द टैंक, समवन एल्स इज फिलिंग, तो दूसरा कोई दूसरे बकेट में पानी भर रहा होगा एट द सेम टाइम, व्हिल जब आप रिटर्न करते हो, देन बकेट को आप स्वेप कर दोगे एंड कंटिन्यू हो रहेगा आपका प्रोसेस। तो ये बिल्कुल आप राइट कर सकते हो एग्जाम में ये एग्जाम्पल। तो ये आपका डबल बफरिंग हो गया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है सर्कुलर बफरिंग। नाउ सर्कुलर बफरिंग क्या है? सर्कुलर बफरिंग में सर्कुलर बफर यूज करता है मल्टीपल बफर्स को अरेंज इन अ सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू में आपका बहुत सारे यहाँ पे ना तो एक बफर रहता है ना दो बफर रहता है, दो या दो से ज़्यादा, यानी कि बहुत सारे आपके मल्टीपल बफर्स हो सकते हैं जो कि अरेंज्ड रहते हैं किस फॉर्म में? एक सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर क्यू में, उसे ही हम सर्कुलर बफरिंग बोल रहे हैं। कैसे ये वर्क करता है ये समझते हैं। डेटा इज रिटन टू द बफर इन अ सर्कुलर फैशन, सर्कुलर फैशन में डेटा को राइट किया जाता है बफर के अंदर। व्हेन द एंड ऑफ द बफर list is reached, the process starts over at the beginning. This allows for continuous and efficient data transfer. देखो ओवरऑल आपको बस इतना याद रखना है, सर्कुलर बफरिंग में क्या होता है कि जो डेटा है जो मल्टीपल बफर्स है वो सर्कुलर क्यू में अरेंज रहते हैं, और डेटा को जो रीड एंड राइट का जो प्रोसेस होता है बफर से वो सर्कुलर फैशन में होता है। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है, और डिटेल से आपको यहाँ पे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं इसे, लेकिन अगर यहाँ पे हम तीनों में कंपेयर करेंगे, तीनों में कौन सा अगर हम बात करें इफिशिएंट ज़्यादा है तो आपका सर्कुलर बफरिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो है आपका सर्कुलर क्यू में जो डेटा राइट होता है टू द बफर सर्कुलर फैशन में होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि सर्कुलर जो बफरिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द सिंगल बफरिंग एंड डबल बफरिंग। दोनों में इफ़िशेंट आपका सर्कुलर बफरिंग होता है, जो कि सर्कुलर फैशन में ये आपका अरेंज रहता है, जो भी बफर सिस्टम यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट समझ लेते हैं कि बफर्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, आखिर हम बफरिंग यूज़ ही क्यों करते हैं एंड बफर इम्पॉर्टेंट क्यों है ये हम समझते हैं। वाई बफर्स आर इम्पॉर्टेंट। तो पहला यहाँ पे जो पॉइंट्स है, स्मूथ डेटा फ्लो। ठीक है,
बफर इंपॉर्टेंट क्यों है? स्मूथ डेटा फ्लो के लिए। स्मूथ डेटा फ्लो मीन्स कि जैसे स्पीड मिसमैच का प्रॉब्लम मैंने बताया था, तो वो बफर की हेल्प से सॉल्व होता है। जैसे एग्जांपल यूट्यूब का दिया था, तो वो स्मूथ डेटा फ्लो का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। इफ़िशेंसी आपका जो है आपके सिस्टम की वो इंक्रीज़ होती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होता है विद द हेल्प ऑफ बफरिंग, और बफर कंसेप्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो। एंड द नेक्स्ट इज़ एरर हैंडलिंग। एरर भी आपका यह हैंडल करता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैनेज करता है एरर हैंडलिंग को, यानी कि जो बफर है वो डिटेक्ट करता है क्या एरर है आपके आईओ डिवाइस में, एंड वो आपको बताता है। तो कुल मिला के देखो सिंपल है। आईओ बफरिंग अगर एग्जाम में आता है तो आईओ बफरिंग की डेफिनेशन पहले बतानी है, आईओ बफरिंग होता क्या है, उसके टाइप्स को बता देना है, सिंगल बफरिंग, डबल बफरिंग एंड सर्कुलर बफरिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी आपको बता। देखो कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है, इसके टाइप्स बताओ इंपॉर्टेंट क्यों है। तो कंटेंट मैंने आपको बताया और एज इट इज़ रटने नहीं बैठ जाना है, ठीक है। तो ऐसे आपको राइट करना है। तो ये हो गया आपका आईओ बफरिंग का टॉपिक। इसी लेक्चर के अंदर पहला आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम डिस्कस करेंगे, जो कि है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे हम देखने वाले हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, आपका FCFS का फर्स्ट का जो आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिस्क शेड्यूलिंग होता क्या है, ठीक है। उसके बाद एल्गोरिथम भी देखेंगे, न्यूमेरिकल भी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सो हियर इज़ द टॉपिक डिस्क एंड डिस्क शेड्यूलिंग। सबसे पहले समझते हैं डिस्क क्या है। देखो यहाँ पे जो डिस्क टॉपिक दिया है, डिस्क मीन्स कि ये सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा है। जैसे हमने यूनिट 4 के अंदर हमने पढ़ा था मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे ऑल्सो प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी के बारे में बात हो रहा था। उसी में कैचिंग, उसी में आपका पेजिंग का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है। यानी मेन मेमोरी के बारे में हमने यूनिट 4 में पढ़ा था। इसमें हमें सेकेंडरी मेमोरी के बारे में देखना है कि कैसे डिस्क शेड्यूलिंग होता है, यानी सेकेंडरी मेमोरी में कैसे हम शेड्यूल करते हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे अच्छे से डिटेल से। तो समझते हैं सबसे पहले डिस्क का मतलब। यहाँ पे मैं बताता हूँ, डिस्क इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली। ऑलरेडी बताया डिस्क क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज है या सेकेंडरी मेमोरी है जो कि डेटा को क्या करता है, परमानेंटली स्टोर करता है। और सेकेंडरी मेमोरी ही डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकता है, ऑलरेडी आपको पता है। तो डिस्क यही है, ठीक है। अब डिस्क कैन बी हार्ड डिस्क, आपका हार्ड डिस्क ड्राइव भी हो सकता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव हो सकता है, SSD या हार्ड डिस्क हो सकता है। तो मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपके सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स होते हैं, तो कोई भी आपका हो सकता है। तो ये हो गया आपका डिस्क। नाउ डिस्क शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है? डिस्क शेड्यूलिंग इज़ डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो शेड्यूलिंग जो होता है सिंपल सी बात है, चाहे वो कोई भी शेड्यूलिंग हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसे शेड्यूल करता है, प्रोसेस को, टास्क को, ऑपरेशन को। सो डिस्क शेड्यूलिंग इज ऑल्सो डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू शेड्यूल आईओ रिक्वेस्ट अराइविंग फॉर द डिस्क। ये क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आईओ रिक्वेस्ट आता है, इनपुट और आउटपुट जो रिक्वेस्ट अराइव होता है उस डिस्क के लिए, डिस्क पे कोई टास्क के लिए, उसे क्या करता है, शेड्यूल करता है। देखो डिस्क शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हम समझते हैं। तो डिस्क शेड्यूलिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज मल्टीपल आईओ रिक्वेस्ट में अराइव बी डिफरेंट प्रोसेस एंड ओनली वन इनपुट रिक्वेस्ट कैन बी सर्व्ड एट अ टाइम बाय द डिस्क कंट्रोलर। देखो डिस्क कंट्रोलर क्या होता है यहाँ पे समझते हैं पहले। देखिए मल्टीपल, बहुत सारे जो है मल्टीपल आईओ रिक्वेस्ट अराइव हो सकते हैं बाय डिफरेंट प्रोसेस एंड ओनली वन आईओ रिक्वेस्ट कैन बी सर्व्ड। लेकिन एट द सेम टाइम एक टाइम पर केवल एक जो रिक्वेस्ट है, आईओ रिक्वेस्ट है, उसे एक्सेस दिया जा सकता है, उसे सर्व किया जा सकता है बाय द डिस्क कंट्रोलर। डिस्क कंट्रोलर क्या है, जो डिस्क को, जो सेकेंडरी स्टोरेज को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, उसे डिस्क कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे है इस तरीके से, इस प्रकार जो 10 अदर आईओ रिक्वेस्ट नीड टू वेट, इस तरीके से। देखो जैसे यहाँ पे हमने बताया मल्टीपल आईओ रिक्वेस्ट, मल्टीपल जो है आईओ रिक्वेस्ट अराइव हो सकते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेस के लिए एंड लेकिन ओनली जो आपका शेड्यूलर है वो एक ही शेड्यूल करेगा, यानी कि एक ही आईओ रिक्वेस्ट को सर्व करेगा, यानी उसके रिक्वेस्ट को एक्सेस देगा
और अदर जो आयो रिक्वेस्ट होंगे वो क्या करेंगे, नीड टू वेट इन द वेटिंग क्यू एंड नीड टू बी शेड्यूल, और उसे शेड्यूल किया जाएगा। ठीक है, मल्टीपल आयो रिक्वेस्ट आ जाएगा तो उनमें से केवल एक को ही आयो रिक्वेस्ट को सर्व किया जाएगा, यानी परफॉर्म करवाया जाएगा, और अदर्स आयो रिक्वेस्ट जो होगी उसको क्या किया जाएगा, वेट करने की ज़रूरत है, उसे वेट करना पड़ेगा वेटिंग क्यू के अंदर। ओके, सो अब इसमें समझते हैं जो देखिए हार्ड ड्राइव आर वन ऑफ द स्लोवेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो हार्ड ड्राइव होता है वो स्लोवेस्ट पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का स्लोवेस्ट पार्ट होता है, एंड दस नीड टू बी एक्सेस्ड इज इन एन एफिशिएंट मैनर। देखो ये तो थ्योरी की बात हो गई, क्या है डिस्क शेड्यूलिंग क्या है, ठीक है, ये आप राइट कर सकते हो। बाकी इसका हमें एल्गोरिदम पढ़ना है अच्छे से कि कैसे एल्गोरिदम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन द डिस्क और शेड्यूल कैसे होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं डिस्क शेड्यूलिंग क्या है। डिस्क शेड्यूलिंग एक तरीके का शेड्यूलिंग का एक तरीका है जिससे डिस्क को यानी सेकेंडरी स्टोरेज को, सेकेंडरी मेमोरी को शेड्यूल किया जाता है। उसमें अगर कोई आयो रिक्वेस्ट आता है तो उनको शेड्यूल किया जाता है। डिस्क शेड्यूलिंग इज़ डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए शेड्यूल किया जाता है आयो रिक्वेस्ट जो आता है फॉर द डिस्क को एक्सेस करने के लिए। सो इम्पॉर्टेंट क्यों है ये देखा, क्योंकि मल्टीपल अगर आयो रिक्वेस्ट आपका आ जाता है तो एक टाइम पे एक ही आयो रिक्वेस्ट आपका सर्व हो सकता है, तो अदर को क्या करना पड़ेगा, वेट करवाना पड़ेगा या अदर को शेड्यूल करना पड़ेगा। इसीलिए डिस्क शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट जो एल्गोरिदम है उन एल्गोरिदम के हेल्प से जो वेटिंग क्यू में वेट कर रहे होंगे उसे हम शेड्यूल कर सकते हैं। 10 यहाँ पे ये देख लिया, शेड्यूल कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हार्ड ड्राइव होता है, ठीक है, हार्ड ड्राइव इज़ ऑल्सो यहाँ पे क्या है आपका डिस्क का एक टाइप है। तो ये वन ऑफ द स्लोवेस्ट पार्ट होता है। हार्ड डिस्क क्या होता है, एक स्लोवेस्ट पार्ट होता है ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड दस नीड टू बी एक्सेस्ड इन एन एफिशिएंट मैनर। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए देयर आर मैनी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, बहुत सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं। देयर आर मैनी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, बट फर्स्ट लेट डिस्कस द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे हमने CPU शेड्यूलिंग के अंदर कुछ पहले टर्म हमने डिस्कस किया था कि वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम क्या होता है, छोटे छोटे टर्म्स देखे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होने चाहिए। पहला टर्म है हमारा सीक टाइम क्या होता है। ठीक है, देखो सीक टाइम क्या है, अभी स्क्रीन पे आपको एक डिस्क का एक फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, समझते हैं सीक टाइम, बाकी न्यूमेरिकल में अच्छे से समझ में आएगा। सीक टाइम एक आपका इट इज़ द टाइम टेकन बाय द डिस्क आर्म मतलब रीड राइट हेड, आपको दिख रहा होगा। उस रीड राइट हेड जो है जब तक लोकेट नहीं कर लेता सेक्टर्स भी दिख रहे होंगे, तो डिज़ायर ट्रैक पे जब तक आपका रीड राइट हेड जो है वो लोकेट नहीं होता है, जितना भी टाइम लोकेट होने में लगता है उसे सीक टाइम बोलते हैं। सीक टाइम इट इज़ द टाइम टेकन बाय द डिस्क आर्म, यानी रीड राइट हेड जितना टाइम लेता है लोकेट करने के लिए डिज़ायर ट्रैक पे, मतलब सेक्टर्स पे, डिज़ायर ट्रैक्स पे लोकेट होने के लिए कितना टाइम लेता है उसे सीक टाइम बोलते हैं। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये याद करने वाली हैं कि जिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का सीक टाइम जितना ज़्यादा मिनिमम होगा, सीक टाइम समझना, जितना ज़्यादा सीक टाइम मिनिमम होगा उतना बेटर वो आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होगा। जितना कम सीक टाइम उतना बेटर एल्गोरिदम। ठीक है, ये याद रखना है, यही है आपका सीक टाइम। बाकी इसे न्यूमेरिकल में अच्छे से समझेंगे। इसके बाद दूसरा यहाँ पे है रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है, देखो रोटेशनल लेटेंसी इज़ द टाइम टेकन टू रीच टू डिज़ायर्ड सेक्टर। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या था कि इट इज़ द टाइम टेकन बाय द डिस्क मीन्स रीड राइट हेड टू लोकेट द डिज़ायर्ड ट्रैक था, यहाँ पे डिज़ायर्ड सेक्टर पे पहुँचने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, सॉरी यहाँ पे जो टाइम टेकन था वो रीड राइट हेड से डिज़ायर ट्रैक पे था। यहाँ पे हमने सेक्टर बता दिया था, तो डिज़ायर ट्रैक था। यहाँ पे क्या है, डिज़ायर्ड सेक्टर पर पहुँचने के लिए जो रोटेशनल लेटेंसी होती है, रोटेशनल लेटेंसी इज़ द टाइम टेकन टू रीच द
desired sector. So the disk scheduling algorithm that gives minimum rotational latency is better. सिंपल देखो, अब सिंपल ये सारे थोड़े से कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे होंगे कि रोटेशनल लेटेंसी वर्ड क्या आ गया, बाकी कुछ नहीं, न्यूमेरिकल में अच्छे से समझ लेंगे क्या है। बाकी फिगर दिख रहा होगा, थोड़ा सा फिगर ऑब्जर्व करना कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी, इन दोनों मतलब जितना ज़्यादा ये कम होगा उतना ज़्यादा एल्गोरिदम आपका बढ़िया है, बेटर है। अब सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, डिस्क का जो फिगर है, कलेक्शन ऑफ ट्रैक्स, जो यहाँ पे आपको सेक्टर्स दिख रहे हैं एंड ट्रैक्स दिख रहे हैं, इन ट्रैक्स को अगर हम कलेक्ट करें और जो भी रेडियस का वहाँ पे प्लेटर आपको दिख रहा है, सिलेंडर स्पिंडल दिख रहा है, तो कलेक्शन ऑफ ट्रैक्स ऑफ सम रेडियस फ्रॉम ऑल सरफेस, यही होता है आपका सिलेंडर, ठीक है। तो कंटेंट्स इन डिस्क स्टोर्ड सिलेंडर वाइज सो दैट सीक टाइम कैन बी सेव्ड। जो कंटेंट है डिस्क के अंदर, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर सिलेंडर वाइज स्टोर्ड होता है, सिलेंडर फैशन में स्टोर्ड होता है, जैसे कि सीक टाइम जो है वो रिड्यूस होता है। ओके, तो ये कुछ टर्म है, बस आपको इसमें इतना याद रखना है, सीक टाइम जितना कम होगा उतना अच्छा एल्गोरिदम होगा, रोटेशनल लेटेंसी जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सिलेंडर में आपका, सिलेंडर फैशन में आपका डेटा कंटेंट स्टोर होता है डिस्क के अंदर, याद रखना है, ठीक है। और डिस्क और डिस्क शेड्यूलिंग हमने देखा। अब इसमें देखो क्या है यहाँ पे, नाउ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एम टू रिड्यूस सीक टाइम। अब ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम ये है कि आईओ रिक्वेस्ट को शेड्यूल करना और रिड्यूस करना सीक टाइम को, लेटेंसी को, और मैक्सिमाइज करना डिस्क थ्रूपुट को बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रियोरिटाइजिंग आईओ ऑपरेशन इफेक्टिवली। तो क्या क्या यहाँ पे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स दिए गए हैं? पहला FCFS है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, एंड SSTF है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट है। इसके बाद स्कैन एंड सी स्कैन एंड लुक एंड सी लुक, इतने सारे 6 टाइप हैं ओवरऑल। यहाँ पे आपको 6 टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे ये सारे एल्गोरिदम्स खाली आप पढ़ लेते हो तो यूनिट 5 का 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी से आपको 7 मार्क्स के एक क्वेश्चन आपको 100% एग्ज़ाम में मिलता है, न्यूमेरिकल मिलता है, और जो थ्योरी है वो 2-2 मार्क्स में से पूछी जा सकती है। बाकी इंपॉर्टेंट है आपका ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इसका न्यूमेरिकल, और पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, ठीक है। और इसमें बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, डायरेक्ट आप 7 मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑलरेडी आपको पता है, जो पहले आएगा उसे पहले सर्व किया जाएगा, ये फैशन में फॉलो होता है। तो ये डिस्क शेड्यूलिंग क्या है, इसका डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल करते हैं, आपको बताते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है, और स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा, उसी को फॉलो करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, कंसीडर अ डिस्क क्यू विथ रिक्वेस्ट फॉर आईओ 2 ब्लॉक्स ऑन सिलेंडर क्यू, ये दिया गया है, इतने सारे आईओ रिक्वेस्ट वेटिंग में है। नाउ 98 183 ये कुछ आपको दिया गया है, ठीक है, रिक्वेस्ट कुछ दिया गया है। एंड हेड स्टार्ट्स, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, क्वेश्चन एज इट इज़ आपको मिलेगा, वैल्यू चेंज होगी। हेड जो है वो स्टार्ट होता है एट 53, हेड रीड राइट हेड जो है वो स्टार्ट हो रहा है 53 से। फाइंड द टोटल हेड मूवमेंट, और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना होता है, टोटल हेड मूवमेंट फाइंड करना होता है। आंसर 640 यहाँ पे दिया गया है। टोटल हेड मूवमेंट यानी कि सीक टाइम यहाँ पे फाइंड करना होता है। ओके, समझते हैं, करते हैं इसे कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, आपको सिलेंडर की वैल्यू नहीं दी गई है, सिलेंडर की वैल्यू नहीं दी गई है, और हर एक क्वेश्चन में अगर हम बात करें सिलेंडर की जो वैल्यू है वो आपको 200 दी रहेगी। अगर नहीं दी रहती है तो अज्यूम करना है आपको, ठीक है, 200 अज्यूम कर लेना है। तो जैसे इस केस में देखो यहाँ पे सिलेंडर की कुछ भी वैल्यू नहीं दी गई है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने सपोज कर लिया है कि सिलेंडर इज इक्वल टू 200 है। क्यों किया बताता हूँ, ठीक है। ये इतनी सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, इसको कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है ये आपको बताते हैं। देखो, ठीक, इस क्वेश्चन को मैं एक सेकंड लिख लेता हूँ। देखो ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है,
तो ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, हेड मूवमेंट हमें फाइंड करना है, आंसर 640 आने वाला है। हेड स्टार्ट जो हो रहा है 53 पे हो रहा है। ओके, करना किस तरीके से है, आंसर स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और पहले मैंने आपको बता दिया है इसमें सिलेंडर की वैल्यू नहीं दी गई थी, तो सपोज कर लेना है सिलेंडर इक्वल 200। ओके, नाउ अब इसे हम करना स्टार्ट करते हैं। देखो इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल करना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ स्टेप्स को याद रखना है। तो 200 है, तो यहाँ पे वैल्यू देखो सारे आपके 200 के बीच में ही लाई करेंगे। ओके, तो ये चीज़ है। अब यहाँ से 0 to 199 हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, आप सबसे मिनिमम से स्टार्ट करोगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट करोगे तो मिनिमम से आपको मैक्सिमम जाना है। तो मिनिमम यहाँ पे देखो क्या है, मिनिमम आपका 14 है, मिनिमम 14 है। तो यहाँ पे हम 14 कर देते हैं। यहाँ पे आपका 1 सेकेंड ऊपर करते हैं, ठीक है। यहाँ 14 कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट ये आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो कौन सा है, नेक्स्ट मिनिमम आपका 37 है। नेक्स्ट यहाँ पे 37 है, ठीक है। 37 के बाद मिनिमम देखो, 37 के बाद आपका 65 है। ओके, 65 है, बट 65 से मिनिमम आपका 53 था, ठीक है। तो 53 यहाँ पे हम कर देते हैं, पहले 53 आपका कर देते हैं। 53 के बाद यहाँ पे ये हो गया 65 है, 65 कर देते हैं। 65 के बाद 67 है, 67 कर देते हैं। 67 के बाद यहाँ पे मिनिमम आपका है 67 के बाद मिनिमम आपका 98 है, 98 कर देते हैं। ये चीज़ आपको सही से करनी है, तभी आपका ये आंसर सही होगा, ठीक है। अदरवाइज़ रॉन्ग आंसर आने वाला है। सो 98 हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपका यहाँ पे हमने कर लिया है। इसके बाद मिनिमम क्या है, इसके बाद मिनिमम आपका 122 है। इसके बाद मिनिमम 122 है, 122 ये मिनिमम है। इसके बाद आपका 124 मिनिमम है, 124 मिनिमम है, 124 भी हो गया। इसके बाद 183 यहाँ पे आपका 183 मिनिमम है। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कंप्लीट है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है जिस तरीके से मैं बताता हूँ। हेड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखो हेड स्टार्ट आपका 53 से हो रहा है। तो 53 से आपको ऐसे करना है, ठीक है। 53 से स्टार्ट हो रहा है, 53 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है 98। अब स्टार्ट करना है यहाँ से, 98 यहाँ पे है, तो 98 यहाँ पे है। इस तरीके से आपको कुछ करना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। इन सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। 98 हो गया, 98 हो गया, 98। ओके, अब 98 से 183, 183 कहाँ है, 183 यहाँ है। तो यहाँ से आपका यहाँ, ठीक है। तो 183 हो गया, ये भी डन हो गया। 183 के बाद 37, 183 के बाद 37 यहाँ पे है। ये चीज़ 183 से 37 आ गया। 37 से ऊपर देखो यहाँ पे 37 हो गया 122, 37 से 122, 122 कहाँ है, यहाँ है। ओके, ये हो गया 122 हो गया। नाउ 14 यहाँ पे है। तो ये चीज़ ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है और ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 14 तक हो गया। 14 के बाद 124 है, 124 यहाँ पे है। ये जो आप देख रहे हो, ये एरो बना रहा हूँ, ये हेड का मूवमेंट है, ठीक है, हो रहा है डिस्क पर। तो यहाँ पे देखिए 124 हो गया। 124 के बाद 65, नाउ दिस इज हियर इज 65 यहाँ पे। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। 65 हो गया। 65 के बाद 67 ये है 67। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब इसमें हमें क्या निकालना था, हेड का मूवमेंट निकालना था। हेड मूवमेंट यहाँ पे हुआ, आपने देखा जो 53 से 98 से ये हेड का मूवमेंट हो रहा था। इसमें आपको हेड मूवमेंट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो टोटल हेड मूवमेंट, ओके, टोटल हेड मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो
सिंपल स्टार्ट कहाँ से हुआ है, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 98 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो 98 यहाँ से देखो, यहाँ से देखना है, यहाँ से 98, ओके 98 से स्टार्ट हुआ था, तो 98 कहाँ है, यहाँ पे है। तो 98 कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 53 से, तो 98 माइनस 53 करना है। ऐसे अब आपको करना है, यही सीक्वेंस फॉलो करना है। 98 माइनस 53, इसको अभी बाद में हम कैलकुलेट करेंगे, पहले हम लिख लें 98 माइनस 53 कर लिया हमने, ठीक है। फिर 98 से 183 गया, तो 183 माइनस 98 करोगे, 183 माइनस 98, ठीक है। 183 माइनस 98 हमने किया ना। 183 से आपका 37 गया, यानी कि 37 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ, यहाँ से एक सेकेंड, हाँ 183 से 37 यहाँ पे गया, यानी 183 से 37 माइनस करना है, 183 से 37 माइनस करना है। तो ये गया, 37 पे है, 37 यानी कि आपका 122 से 37 आपको माइनस करना है। यहाँ से हमने 122 पे गए थे, 122 माइनस 37 करना है, 122 माइनस 37 करना है, 122 माइनस 37 करना है। 122 पे हम आ गए, 122 से 14 है, यानी 122 माइनस 14 करना है, 122 माइनस 14 करना है, ओके 122 माइनस 14 करना है। 14 पे आ गए, और 124 माइनस 14 करना है, 124 माइनस 14 करना है। इसके बाद 124 पे आ गए, 124 माइनस 65 करना है, 124 माइनस 65 करना है, ठीक है। एंड 124 माइनस 65 कर दिए। नाउ 67 टू 65 करना है, ठीक है, 67 टू 65 करना है, ये चीज़ हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लेना है। 98 माइनस 53 करोगे 45 आएगा, 183 माइनस 98 करोगे 85 आएगा, 183 माइनस 37 147 आएगा। इसमें आप जब माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 85 आएगा, एंड यहाँ से 108 आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका 11 आपका, एक सेकेंड, 11 आपका 0 आएगा, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे आएगा आपका 99 आएगा, यहाँ से आपका 2 आएगा, ठीक। तो ये आपका आ गया हेड का मूवमेंट। अब इन्हीं को आपको प्लस कर देना है, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ आई हैं, इन्हीं वैल्यू को आपको प्लस करना है। जब आप इसको प्लस करोगे तो टोटल हेड मूवमेंट कितना आ जाएगा ना, इसको जब आप प्लस करोगे तो 640 आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि आंसर देखो 640 आ रहा था, 640 आपको मिल जाएगा। इसे आप ऐड करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया था, पहला क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हुआ, ठीक है। इसका आंसर भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका आंसर ये रहा, 640 इसका आंसर आ रहा था। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, वैल्यू चेंज रहेगी, और स्टेप्स को फॉलो ऐसे ही करना है। नाउ थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, सेम देखो, कंसीडर अ डिस्क क्यूब विथ रिक्वेस्ट, ये दिया है सेम, वैल्यू चेंज हो गई। एंड और यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू चेंज होने के बाद यहाँ पे पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 50 से स्टार्ट हो रहा है, और सिलेंडर की वैल्यू यहाँ पे 200 इसमें दिया गया है। तो इसमें भी सेम करोगे, इसे आप ट्राई करना, ठीक है। मैंने आपको देखो बिल्कुल कंसेप्ट बता दिया किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। बाकी एज एन होमवर्क इसे आपको ट्राई करना है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से इसका कुछ डिज़ाइनिंग होगा, इसे अभी मत देखना, इसे पहले सॉल्व करना, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से सॉल्व करना। सॉल्व करोगे तो टोटल हेड मोमेंट इसमें आने वाला है 632, ठीक है, 632 इसका टोटल हेड मूवमेंट आएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग, और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे SSTF, फिर उसके बाद स्कैन, सी स्कैन, लुक एंड सी लुक। ये जो आपके देखो ओवरऑल आपका 6 टाइप होता है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, एंड इसमें 100% आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा 7 मार्क्स के अंदर। बहुत इजी आपके न्यूमेरिकल होते हैं, तो समझना इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी कंसेप्ट होता है, बट कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकते हो अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे। तो इसको समझते हैं SSTF क्या होता है डिटेल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है, FCFS में क्या होता था, जो भी हेड पोजीशन आपको दिया रहता है,
जो भी हेड पोजीशन दिया रहता है उस हेड पोजीशन से आप क्या करते हो, सिलेंडर के तरफ आप जब स्टार्ट करते हो तो जो पहले आता है उसी को आप सर्विस देना स्टार्ट करते हो और उस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो हेड मूवमेंट को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एडवांस में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है सीक टाइम। सीक टाइम यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं और किस तरीके से उसको सर्विस देंगे, किस तरीके से मूवमेंट होगा, ये सब देखते हैं। तो SSTF हम पढ़ रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे थ्योरी की बात है, थ्योरी आप यहाँ पे बिल्कुल देखना, इसको नोट्स आपके पास है, आप बिल्कुल इसे पढ़ सकते हो। बाकी हम इसको डायरेक्ट न्यूमेरिकल की हेल्प से समझने वाले हैं, इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को न्यूमेरिकल के हेल्प से समझेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास न्यूमेरिकल। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे हम ये समझते हैं। तो सिंपल देखो, यहाँ पे जैसे हमारे पास देखो बहुत सारे रिक्वेस्ट दिए हुए हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट दिए हैं। रिक्वेस्ट को कैसे, कब आपको सर्विस देना है, कब नहीं देना, यही सब हमें यहाँ पे शेड्यूल करना है डिस शेड्यूलिंग के हेल्प से। और इसमें हमारे पास एल्गोरिथम है SSTF का। देखो इसमें हमारे न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें बहुत कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा नहीं जाना है कि पूरा कंसेप्ट हमें बिल्ड करना है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें समझना है। तो न्यूमेरिकल हमारे पास इस तरीके से दिया रहेगा और 100% ऐसे क्वेश्चन रहेगा, डेटा चेंज होने वाला है बस, और यहाँ पे एल्गोरिथम चेंज हो सकता है कि किस एल्गोरिथम को सॉल्व करके करना है। तो दिया है आपको एक डिस्क रिक्वेस्ट जो आई हुई है IO को एक्सेस करने के लिए, ये दिया हुआ है इस फॉर्मेट में 98 इतना हमारे पास दिया है, ठीक है। करंट हेड पोजीशन आपको दी रहेगी, करंट हेड पोजीशन जो है आपका 53 है। फाइंड करना है टोटल हेड मूवमेंट, फाइंड करना है SSTF डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ करके, ठीक है। ये इतनी रिक्वेस्ट आई है फॉर एक्सेस IO को एक्सेस करने के लिए, और हेड पोजीशन देखो 53 है, टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करना है, एल्गोरिथम इसको यूज़ करना है। सॉल्व करते हैं। गिवन देखो पहले ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, ऐसा नहीं कि 7 मार्क्स में क्वेश्चन है, एक मतलब आधे पेज के अंदर आप उसका डायग्राम जो बनता है डायग्राम बना के हेड मूवमेंट कैलकुलेट करके चले आए हो तो 7 में 7 नहीं मिलने वाला। उसको आप रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हो ये मैटर करता है। तो बताता हूँ किस तरीके से करना है। तो सिंपल गिवन में आप क्या करोगे, गिवन में आप पहले लिखोगे जो भी आपको डेटा दिया गया है। लाइक आपको देखो यहाँ पे हेड पोजीशन दी है, हेड पोजीशन मतलब कि रीड राइट हेड पोजीशन, डिस्क आर्म पोजीशन आप बोल सकते हो, ये पोजीशन आपको दिया गया है। तो ये आप लिखोगे 53, और यहाँ पे आप अज्यूम कर लोगे, यहाँ पे अगर दिया रहता तो गिवन में लिखते, अज्यूम कर लेते हैं कि सिलेंडर की जो वैल्यू है वो 200 है। हमेशा आपको अज्यूम करना है, आपको बताया था 0 to 199, ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया। इसके बाद और क्या क्या डेटा दिया गया है, हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट दी गई है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट को लिख लोगे, ठीक है। रिक्वेस्ट लिख लोगे 98, 183, 37, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने सारे रिक्वेस्ट को लिख लिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, टोटल हेड मूवमेंट को। तो सिंपल इसका सोल्यूशन अब देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। तो यहाँ से देखो 0 से 199 SSTF को हम यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पे देखो मिनिमम इसमें क्या है, मिनिमम इसमें देखो मिनिमम आपका 14 है, तो 14, फिर मिनिमम क्या है, फिर आपका 37 है, 37 हो गया, 37 से मिनिमम आपका 65 है, बट 65 से पहले आपका 53 आता है जो कि हेड पोजीशन है, तो 53 कर देते हैं। 53 के बाद आपका 65 हो जाएगा, 65 के बाद आपका 67 हो जाएगा, 67 के बाद यहाँ पे आपका मिनिमम क्या है, 67 में आपका 98 है, सो 98 हो जाएगा। 98 के बाद यहाँ पे है 122 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, देन 183 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कर दिया। 120 ये 4 है, ठीक है। देखो हेड पोजीशन, देखो हेड पोजीशन क्या है, हेड पोजीशन आपका 53 है, हेड पोजीशन आपका 53 है। अब इसी में हम पढ़ रहे हैं SSTF पढ़ रहे हैं, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सीक टाइम को कैलकुलेट करना पड़ता है इन एडवांस। तो सीक टाइम कैसे कैलकुलेट करूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, समझ लो अच्छे से, फिर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो हेड पोजीशन 53 है, सीक टाइम कैलकुलेट करेंगे कैसे, हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे रिक्वेस्ट आई हुई है, तो सीक टाइम किस में कम लगेगा, किस में सीक टाइम कम होगा, ठीक है। तो 53 पे हेड पोजीशन है, 53 से लेफ्ट एंड राइट, देखो अगर दोनों साइड अगर रिक्वेस्ट रहेगी, लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है, देन हम सीक टाइम कैलकुलेट करेंगे, देन जिसका सीक टाइम कम होगा उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बट अगर लेफ्ट साइड नहीं है राइट साइड है तो डायरेक्टली हम उसको सर्विस प्रोवाइड करते चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं कर कैलकुलेट करते। बट यहाँ पे देखो हेड पोजीशन जहाँ पे है लेफ्ट साइड भी रिक्वेस्ट है, राइट साइड भी रिक्वेस्ट है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सीक टाइम। तो 65 से सीक टाइम कैलकुलेट कैसे करेंगे, 65 से 53 माइनस करेंगे, मतलब ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम रफ वर्क भी कर सकते हैं, 65 से 53 कैलकुलेट करते हैं, 2 1 12। 65 से अगर हम 65 रिक्वेस्ट को एक्सेस देते हैं इस हेड पोजीशन को, तो यहाँ पे 12 आपका सीक टाइम आ रहा है, और 53 37 करते हैं तो आपका क्या आएगा, ठीक है, 16 आ रहा है। तो देखो कम कौन सा आ रहा है, कम आपका बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपका यहाँ पे हो रहा है
12, यानी कि आपको इसको एक्सेस देना चाहिए। तो इस तरीके से आपको करना है और कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो कन्फ्यूज़न कैसे होगा, आप फिर से इसी से यहाँ पे सीक टाइम कैलकुलेट करोगे, बट ऐसा नहीं है। अभी आपका हेड पोजीशन 65 पे है, तो 65 पे जब आपका हेड पोजीशन है तो 65 से आप सीक टाइम कैलकुलेट करो। 65 से 37 कम है या 65 से 67 कम है? तो 65 से 67 कम है, सिंपल सी बात है, ऐसे देखने में ही लग रहा है, बट कैलकुलेट करना है हर बार आपको। अब 67 से 98 कम है कि 67 से 37 कम है? कैलकुलेट करके देखना। 97 माइनस अगर आप 67 करो कितना आएगा? 31 आएगा, और 67 माइनस 37 करोगे तो 30 आएगा। तो 30 आपका लेस है, तो सिंपल 37 पे आएगा, 37 आपका आ जाएगा। तो ये चीज़ आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो हेड पोजीशन अभी 37 है, तो 37 से 14 कम है, 37 से 98 कम है, सिंपल सी बात है 14 कम है, तो 14 तक यहाँ पे आपका हेड मूवमेंट हुआ। अभी इसके बाद इन सबको सारा एक्सेस मिल चुका है फॉर आयो, इनको इन रिक्वेस्ट को एक्सेस मिल चुका है। अब इसके बाद क्या है, अब देखो मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों होने चाहिए। तो लेफ्ट साइड देखो यहाँ पे कुछ है, कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है, ये जीरो आपको अज्यूम नहीं करना है। तो कुछ भी यहाँ पे लेफ्ट में रिक्वेस्ट नहीं है, राइट साइड में है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी कंपेयर नहीं करना है, सबको यहाँ पे सर्विसेज मीन्स एक्सेस देते चले आना है। तो इस तरीके से, ठीक। तो ये हो गया आपका SSTF का, ये मतलब सॉल्व क्वेश्चन। अब इसका हम टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। टोटल हेड मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ। देखो अगर आप लॉन्ग मतलब लिखना चाहते हो, 7 मार्क्स में रहेगा, तो आप नॉर्मली जैसे मैंने FCFS में बताया था वैसे ही करना। कैसे? 65 माइनस 53, फिर 67 माइनस 65, फिर 67 माइनस 37, फिर 37 माइनस 14, ऐसे ऐसे करते हैं ना, फिर सबको प्लस कर देना, ऐड कर देना, आपका टोटल हेड मूवमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट भी बताता हूँ। 53 से स्टार्ट किया था, 53 से देखो किस पोजीशन, किस रिक्वेस्ट तक आप डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट गए हो, ठीक है, कहीं पे आप मतलब चेंज नहीं किए हो मूवमेंट। तो 53 से हमने स्टार्ट किया तो डायरेक्ट हमने 67 तक गए, फिर वहाँ से चेंज हुआ है। तो 67 माइनस 53, 67 माइनस 53 इक्वल जो आएगा वो देख लेना। उसके बाद फिर 67 से स्टार्ट किया तो कहाँ से तक गए, यहाँ पे 14 तक, 14 से चेंज हुआ। तो 67 माइनस 14, आपको बड़े में से ही नंबर को माइनस करना है। तो 67 माइनस 14 करना है, इक्वल आपका ये आ गया। अब 14 से हमने स्टार्ट किया तो 183 तक गए, तो 183 माइनस 14, 183 माइनस 14 इक्वल ये चीज़ हो गई। इसको तीनों को आपको सॉल्व कर लेना है, सिंपल, ये तो कर ही लोगे कैलकुलेटर की हेल्प से। तो 4 हो जाएगा, 14 एंड 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा एंड 1 6 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास है, इसको क्या करना, ऐड कर लेना। तीनों को जब ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद मैं आपको बता दूं रिजल्ट क्या आएगा। सिंपल, यहाँ पे देख सकते हो 236 आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 236 आपका ये आंसर आ रहा है, टोटल हेड मूवमेंट। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ट्रिक बता दूँ कि अगर आप थोड़ा और बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि ये आपका आधे पेज में मैक्सिमम हो जाएगा, और वहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं आपको लॉन्ग, वो 2 पेजेस में लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन जो स्टेप्स आप कंपेयर कर रहे हो ना, इन सबको करके भी वहाँ पे दिखाना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, देन आपका क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा SSTF को यूज करके, बस सीक टाइम कैलकुलेट करना, आपका आंसर 100% आएगा। तो ये हमने पहला यहाँ पे पहला देख लिया, पहला शेड्यूलिंग, सेकंड मतलब नेक्स्ट जो आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम था SSTF का, सेकंड टाइप्स आपका हमने यहाँ पे देख लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और इसमें देखो आपको यहाँ पे नोट्स में बहुत सारे आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, वो सब नोट्स आपके पास है, प्रैक्टिस कर सकते हो आप। अब स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है, इसको एलिवेटर भी बोला जाता है, याद रखना है। स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को एलिवेटर भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी थ्योरी लिखी है, इसमें हम देखो अभी बताते हैं क्या करना है। देखो इसमें आपको क्वेश्चन में दिया क्या क्या रहेगा, इसमें आपको हेड पोजीशन दी रहेगी, और हेड को मूवमेंट किस तरफ करना है ये भी दिया रहेगा। टुवर्ड्स 0 करना है, टुवर्ड्स हायर करना है, टुवर्ड्स लोअर करना है, टुवर्ड्स 199 करना है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिया रहेगा। उसी तरफ आपको मूवमेंट करना है। आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल से इसी वे में समझ में आएगा और थ्योरी भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमें क्या दिया है, सिंपल, हमारे पास फिर से बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है फॉर एक्सेसिंग आयो। तो इसमें हमारे पास सिलेंडर की वैल्यू दी रहेगी तो ठीक है, नहीं तो हम अज्यूम तो करेंगे ही, 200 बताया ही था आपको ये चीज़। टुवर्ड्स यहाँ पे देखो मूविंग टुवर्ड्स 0, देखो लिखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे गिवन हमारे पास फिर से क्या क्या है ये लिखते हैं। गिवन हमारे पास पहली चीज़ तो हमें रिक्वेस्ट लिख लेते हैं, क्या क्या रिक्वेस्ट आई हुई है। रिक्वेस्ट आई है 98, 183, 37, 122, 14 एंड 124 एंड 65 एंड 67,
ये रिक्वेस्ट आई है। अब हेड पोजीशन देखो, रीड राइट हेड पोजीशन क्या है दिया रहेगा क्वेश्चन में 53। ठीक, इसके बाद टोटल हेड मूवमेंट हमें फाइंड करना है। चलो ये तो कैलकुलेट करना है। और भी क्वेश्चन में क्या दिया है, और हमें क्वेश्चन में दिया है जो रीड राइट हेड मूवमेंट है, रीड राइट हेड मूवमेंट है टुवर्ड्स यहाँ पे लिखना है, टुवर्ड्स 0 आपको मूवमेंट करनी है। ठीक है, बस अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इसमें हमें कैलकुलेट करना है टोटल हेड मूवमेंट यूजिंग स्कैन का यूज़ करके। यूजिंग स्कैन देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ, यूजिंग स्कैन का यूज़ करके हमें कैलकुलेट करना है टोटल हेड मूवमेंट। टोटल हेड मूवमेंट हमें कैलकुलेट करना है। चलिए तो यहाँ से सोल्यूशन देखते हैं। सिंपल अगेन जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे। ठीक, ये देखिए 0 to 199। देखो समझ लेना कंसेप्ट कैसे यहाँ पे इसमें करते हैं। तो इसमें मिनिमम देखो क्या है, मिनिमम इसमें आपका 14 है, अगेन मिनिमम 14 है। 14 के बाद अगेन मिनिमम आपका 37 है, 37 के बाद मिनिमम आपका 65 है, बट 65 के बाद आपका 53 आ गया तो 53 हो जाएगा, फिर 65 हो जाएगा, फिर 67 हो जाएगा, 67 के बाद आपका हो जाएगा 98 हो जाएगा, 98 के बाद आपका 122 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, फिर 183 हो जाएगा। 183 है। ठीक है, तो एक बार काउंट कर लेना 3, 3, 6 एंड 9। तो 3, 3, 6, 2, 8 एंड 1 is 9। तो ये हमारे पास हो गया, सारा वैल्यू हो गया। अब हमारे पास हेड पोजीशन देखो, स्टार्टिंग हेड पोजीशन हमारे पास 53 है, सॉरी यहाँ पे डॉटेड में करना है, 53 आपका हेड पोजीशन है। तो 53 आपका हेड पोजीशन हो गया। रीड राइट हेड, ये आपका रीड राइट जो हेड है ये मूव किस तरफ कर रहा है, 0 टुवर्ड्स कर रहा है, तो 0 आपका इधर है। स्कैन में क्या होता है याद रखना जो बताने जा रहा हूँ। स्कैन में जो रीड राइट हेड है जिस तरफ वो बोलेगा टुवर्ड मूव कर रहा है, लाइक टुवर्ड 0 कर रहा है, तो 0 तक पूरा जाएगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे सबको सर्विसेज देता जाएगा और पूरा तक जाएगा। लाइक यहाँ पे पहले 37 को वो एक्सेस दिया, फिर 14 को दिया, फिर लास्ट में टुवर्ड 0 था तो 0 तक भी जाएगा, तो इस तरीके से। एंड जैसे ही वो 0 से फिर रिटर्न होगा राइट साइड, लाइक बहुत सारे भी रिक्वेस्ट हैं तो इन सबको भी क्या करेगा वो रिक्वेस्ट को देता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हुआ, ये इस तरीके से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि इस साइड अगर आपका वो 0 तक गया है तो ऐसा नहीं कि आपका 199 तक वहाँ पे जाएगा, 199 तक नहीं जाएगा। यही छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, नहीं तो न्यूमेरिकल पूरा गलत हो जाएगा। तो ये है स्कैन में क्या होता है, जिस तरफ वो बोलता है हेड की मूवमेंट होगी उस तरफ वो पूरा लेके जाना है, 0 तक ले जाना। अगर ये बोलता कि 199 तक या हायर तक बोलता तो 199 तक हम इधर से ले आते, सबको सर्विस देते देते लेके आते, फिर यहाँ से हम डायरेक्टली मूव कर जाते। तो ये है, ठीक, स्कैन का इस तरीके से हो गया। अब बेसिकली इसका भी हम टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हेड की पोजीशन स्टार्ट हुई, कहाँ तक गया, डायरेक्ट कहाँ गया, जहाँ से चेंज ना हुआ हो, तो 53 माइनस 14 तक गया। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे। फिर 183 माइनस, सॉरी एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है, ऐसे ही आपको थोड़ा मिस्टेक नहीं करनी है। तो 53 से स्टार्ट हुआ 0 तक गया, 54 से स्टार्ट हुआ 0 तक गया, माइनस करना है 53 माइनस 0 करना है। क्या हो रहा है देखो, 53 माइनस 0 करना है, सो 53 माइनस 0 करना है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया। अब यहाँ पे 183 से आपका 0, तो 183 माइनस 0 करना है, तो ओवरऑल 53 एंड 183 इसको ऐड करना है। इसको ऐड करोगे तो आपके पास टोटल हेड मूवमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिलेगा 236 आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सही से करनी है, कैलकुलेटर में करनी है, जैसे आपको कोई मिस्टेक्स ना हो। तो 236 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। 236 टोटल हेड मूवमेंट आपको यहाँ पे आ रहा है। इसका मैं आपको आंसर भी दिखाता हूँ। 236 यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो ये रहा आपका आंसर 236। और इसी तरीके से कुछ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरा हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है। इस न्यूमेरिकल को आप बिल्कुल वीडियो पॉज करो, प्रैक्टिस करो, ये भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, जिस तरीके से बताया उसी तरीके से बिल्कुल होगा। तो ये हमारे पास हो गया, इसका आंसर भी मैं आपको दिखाता हूँ। स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इसका आंसर 342 आ रहा है। तो बेसिकली नेक्स्ट यहाँ पे हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है सी स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये हमारे पास है 4th टाइप्स ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो कि है सी स्कैन। देखो स्कैन आपने समझ लिया, उसी के जैसे आपका सी स्कैन है, बस छोटा सा माइनर चेंज आपको आने वाला है, समझते हैं उसको। सी स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें एंड तक नहीं जाया जाता। ठीक है, एंड तक नहीं जाते हैं, बताते हैं क्या है भी बताता हूँ, मतलब इसको क्वेश्चन में ही समझ पाएंगे अच्छे से कि किस तरीके से उसे करना है। तो लाइक हमारे पास यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लाइक ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है,
फिर से हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं, रिक्वेस्ट को हमें सिंपल एक्सेस करना है, एक्सेस देना है। हेड पोजीशन 53 से स्टार्ट हो रही है। बेसिक बेसिक जो डिटेल्स दी गई हैं उसको यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं। तो गिवन में तो सिंपल यहाँ पे दिया, हम इसी से डेटा को लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो हम फिर से राइट कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट हमारे पास क्या आई है, 98 हो गया, 183 हो गया, 37, 122, 14, 124, 65 एंड 67। ठीक है। हेड पोजीशन 53। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि टुवर्ड्स क्या दिया है, टुवर्ड्स लार्जर वैल्यू दिया है। टुवर्ड्स हेड की जो मूवमेंट होगी लार्जर वैल्यू, मतलब कहने का ओवरऑल मतलब है 199। ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास है। और भी क्या डेटा आपको दिया है, सारे डेटा को आपको क्या करना है, राइट कर लेना है पहले। तो और यहाँ पे हमें बोला है कि टोटल हेड मोमेंट कैलकुलेट करना है स्कैन एल्गोरिथम का यूज़ करके, अज्यूम करना है, ये भी आपको बोल दिया है कि अज्यूम कर लेना है। ठीक है। डेटा दिया नहीं गया है, आपको अज्यूम कर लेना है। तो इसको चलिए अज्यूम कर लेते हैं। सिंपल 200 होता है, तो बस इसको सॉल्व करने स्टार्ट कर देते हैं। अगेन 0 से 199। ठीक है। मिनिमम देखो फिर से सिंपल उसी तरीके से करना है। 14 अगेन मिनिमम, फिर आपका 37 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 53 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, एंड 67 एंड 122 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 183 हो जाएगा। अगेन काउंट कर लीजिए, 33628 33628 मिस्टेक्स हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा डेटा मिस हुआ, यहाँ पे डेटा आपका मिस हुआ है 98 का। ठीक है। तो यहाँ पे 98 भी होगा, तो 98 भी है। तो इसी तरीके से आपको अच्छे से करना है, कोई भी डेटा मिस नहीं करना है, कोई भी रिक्वेस्ट को आपको छोड़ नहीं देना है। तो ये चीज़ होगा। हेड की पोजीशन स्टार्ट क्या हो रही है, बाई देखो आपको किसका यूज़ करके करना है, बाई सी स्कैन, बाई सी स्कैन आपको सॉल्व करना है। हेड की पोजीशन स्टार्ट हुई, हेड की पोजीशन स्टार्ट हुई है 53 से। टुवर्ड्स क्या बोला था, टुवर्ड्स 199 मतलब लार्जर बोला है, तो लार्जर यहाँ तक आपका लास्ट तक यहाँ पे बोला गया है। बट ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, सी स्कैन पढ़ रहे हो। ठीक है। सी स्कैन पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि स्कैन पढ़ रहे हो। स्कैन में क्या होता है, स्कैन में आपका लास्ट तक जाता है, जो भी बोलता है वो लास्ट तक जाता है। यहाँ पे भी आपका लास्ट तक ही जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा माइनर चेंज आएगा, हम बताते हैं। देखो 53 से आपका स्टार्टिंग पोजीशन है, सी स्कैन है, टुवर्ड्स लार्जर है, तो आपका लास्ट तक ही जाएगा। देखो बताता हूँ, लास्ट तक जाएगा और सबको सर्विस प्रोवाइड करता जाएगा। तो लाइक यहाँ पे 98 का हुआ, 122, 124 एंड 183 एंड लास्ट इज 199। तो 53 से सी स्कैन है, सी स्कैन में क्या होगा, लास्ट तक जाता है, और स्कैन में भी लास्ट तक ही जाता है। लेकिन जब वो रिटर्न करता है तो स्कैन में क्या होता है, सर्विस को देता जाता है। अभी अगर स्कैन होता तो यहाँ से 37 आता, फिर 14 आता, लेकिन सी स्कैन है, तो सी स्कैन में क्या होगा, वो डायरेक्ट रिटर्न करेगा कहाँ पे, डायरेक्ट वो रिटर्न करेगा आपका 0 पे रिटर्न करेगा। डायरेक्ट वो रिटर्न करता है 0 पे, डायरेक्ट रिटर्न करता है 0 पे। उसके बाद वो सर्विस देता है। लाइक यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इस पे, अब यहाँ पे इन सबको एक्सेस मिलेगा। ठीक है। इन सबको एक्सेस मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ। ठीक है। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ। तो यही है। अब इसका सिंपल फिर से हमें टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करना है। टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करना है। फिर से अगेन शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके यहाँ से डायरेक्शन स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक गया, चेंज यहाँ से हुआ है, तो 199 माइनस 53, 199 माइनस 53 इक्वल में फिर 199 से 14 तक गया है, 199 से 14 तक माइनस कर देना है। फिर यहाँ से आपका यहाँ से 0 से 37 गया है ना, तो 37 माइनस 0 हो जाएगा, 37 माइनस 0, इसको कैलकुलेट बस करना है। बस 9 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लाइक 5 8 1 हो जाएगा एंड 37, बस कैलकुलेट करना है। इसको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ रिजल्ट मिलना। एक छोटी सी मिस्टेक्स हो गई। देखो यहाँ पे क्या है, 199 से आपका 0 तक गया है, नॉट 14, तो स्कैन वाला याद आ जाता है, तो 14 यहाँ पे 0 होगा। ठीक है। तो 190 यहाँ पे आएगा, 190। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप बिल्कुल इसे पॉइंट नहीं करने लग जाना है आपको, इसको आपको इम्प्रूव करना है कि मिस्टेक्स ना हो। तो सिंपल 146 प्लस 190 प्लस 37 जब भी करोगे तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से आपको आएगा। 190 जब भी करोगे तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा, 382 आपको रिजल्ट मिलेगा, 382 आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है। तो ये 99 है, नहीं तो पॉइंट करने लग जाओ। तो ये सिंपल हमारे पास है कि किस तरीके से हम
सी स्कैन का यूज़ करके करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है ये, अगर ये चीज़ आपका सही नहीं बनेगा, इसका चार्ट सही नहीं बनेगा, तो ये चीज़ तो ऑब्वियस सी बात है गलती आने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट है किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हम कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास हो गया सी स्कैन हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं जो कि हमारे पास है लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ जो टाइप्स है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का वो है लुक डिस्क एल्गोरिथम। ठीक, देखो सिंपल, आपने अगर स्कैन समझ लिया, सी स्कैन समझ लिया, दोनों में समझ लिया कहाँ तक हेड पोजीशन जाती है, कैसे सर्विस प्रोवाइड होता है, कैसे रिटर्न होता है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से फिर लुक भी होता है। लुक क्या करता है, लुक में क्या होता है कि लुक जो होता है वो इनहैंस वर्जन है स्कैन का, और सी लुक क्या है, सी लुक सी स्कैन का इनहैंस वर्जन है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। इसका भी न्यूमेरिकल हम समझते हैं, इसको भी न्यूमेरिकल वाइज समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो इसको चलिए क्वेश्चन के हेल्प से इसको भी समझ लेते हैं किस तरीके से लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो सॉल्व करना है। देखो फिर से इसमें भी हमें वही सेम टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, बस हमें यूजिंग लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बोल सकता है। तो सिंपल यहाँ पे करते हैं। इसमें मैं देखो फिर से वही 200 ट्रैक्स यानी सिलेंडर दिया हुआ है और ये हमारे पास रिक्वेस्ट आई हुई है। इसमें भी हमें वही मतलब क्या कैलकुलेट करना है कि टोटल हेड मूवमेंट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सिंपल देखिए यहाँ पे गिवन में क्या है, इसको राइट करते हैं तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 से 199 कर देते हैं, 199 हमने कर दिया। अब मिनिमम देखो, इसमें मिनिमम फिर से अगेन आपका 16 है, तो कुछ भी रैंडम यहाँ पे आपका डेटा दे सकता है। 16 है, फिर यहाँ पे आपका 16 है एंड इसके बाद हमारे पास 43 है। 16 के बाद हमारा 24 है, 24 के बाद 43 है, 43 के बाद हमारे पास हेड पोजीशन 50 है। ओके, तो 50 कर देते हैं, 50 एंड 50 के बाद हमारे पास क्या है, 50 के बाद हमारे पास यहाँ पे है 82। नाउ 82 के बाद हमारे पास यहाँ पे है 140, 140 के बाद 170 है एंड 170 के बाद 190 खाली हमारे पास है। तो काउंट कर लेते हैं 3 3 6 2 8। ओके, 3 3 6 7 एंड प्लस 1 8। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसमें करंट हेड पोजीशन हमारे पास 50 दी हुई है, 50 हमारे पास करंट हेड पोजीशन है। इसमें ये भी दिया रहेगा टुवर्ड्स किस तरफ, ठीक है। तो इसमें टुवर्ड्स किस तरफ दिया है, इसमें टुवर्ड्स दिया है लार्ज वैल्यू तक आपको मूव करना है, ठीक है। टुवर्ड्स यहाँ पे आपको लार्ज वैल्यू दिया है, लार्ज वैल्यू मीन्स 199 की तरफ, ठीक है। 199 की तरफ आपको मूव करना है। तो ये चीज़ हमने यहाँ से स्टार्ट किया। तो हमारा ये क्या है, लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लास्ट तक नहीं जाता। जैसे कि यहाँ से देखो स्टार्टिंग हमने कर दिया है, तो इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता आएगा, बट ये लास्ट तक नहीं जाएगा। यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये लास्ट तक आपका नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट तक नहीं गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से फिर अगेन हम क्या करेंगे, जब रिटर्न करेंगे तो स्कैन का इनहैंस वर्जन है आपका लुक, स्कैन का आपका इनहैंस वर्जन है लुक। तो स्कैन में क्या होता था, वो सर्विस प्रोवाइड करते करते आपका लास्ट तक जाता था। तो यहाँ पे लास्ट तक नहीं जाएगा, बस इतना आपको याद रखना है। बाकी एकदम आपको स्कैन के जैसे ही इसको करना है। तो यहाँ से ये चीज़ एंड ये चीज़ हो गया आपका। तो ये हमारा हो गया लुक का यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें हम क्या करेंगे, टोटल हेड मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इसको काफ़ी हमने शॉर्ट फॉर्म में बताया है क्योंकि बहुत इजी न्यूमेरिकल है। सिंपल यहाँ पे आपको ये डेटा को प्लॉट करना है और इसको बस सॉल्व करना है। टोटल हेड मूवमेंट हमारे पास क्या है, 50 से हमारे पास 190 तक गया, तो 190 माइनस 50 कर देना है, इक्वल जो आएगा उसको। फिर उसके बाद हमारे पास 190 माइनस 16 करना है, 190 माइनस 16 करना है, तो 140 हो जाएगा एंड 174 हो जाएगा। तो 174 प्लस 140 जब भी ऐड करोगे, जो भी ऐड करोगे, तो आपको इसका मैं आंसर बताता हूँ। आंसर इसका क्या आएगा, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 314, ठीक है। इसे आप ऐड करके देख लें तो 314 हमारे पास इसका टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो लुक का यूज़ करके किस तरीके से हमने किया, बस यही देखना है। छोटे छोटे यहाँ पे चेंजेस हैं। लास्ट में मैं आपको भी एक एक देने वाला हूँ समरी टाइप का, जिसमें कि सारी चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हो 1 मिनट के अंदर कि किसमें क्या होने वाला है, ठीक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखते हैं, लास्ट टाइप डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और नोट्स में आपको देखो बहुत सारे क्वेश्चंस मेंशन है, अब इन सबको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो लास्ट वाला हमारे पास है सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ये देख लेते हैं। लास्ट हमारे पास ये इस डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का ये टाइप है। फिर उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा रीड एंड फाइल सिस्टम का। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा। सी लुक क्या है, इनहैंस वर्जन है आपका सी स्कैन का, बस इतना ही है। इसमें भी वही है, तो सी स्कैन का ये इनहैंस वर्जन है। तो इसमें भी हमें सेम ही क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें भी हमें सेम ही सॉल्व करना है। बस लास्ट तक नहीं जाना है, कहाँ तक, लास्ट तक नहीं जाना है। तो बस इसको सॉल्व करके देखते हैं, बाकी सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास फिर से उसी तरीके से डेटा दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके देखते हैं।
तो एक सेकंड, हाँ देखिए ये रिक्वेस्ट दी है, ट्रैक्स दिया हुआ है, हेड पोजीशन 50 दिया है, रीड राइट हेड मूवमेंट जो आपका तो है वो ये हो गया फाइनली किस तरफ आपका है ये यूनिट इसमें 5 जरूर देना कंप्लीट। होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने लार्ज इंपॉर्टेंट वैल्यू क्वेश्चन दिया थे है, जो ये भी दिया रहेगा मोस्ट आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सिंपल जहां से फिर यूनिट से हम 5 क्या का करेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट 100% मैं लेंगे, बता वो रहा सब हूँ, हमने ठीक है। कवर कर लिया बट है, ठीक आपको है। अब लिखना आपको ये है नहीं सही सोचना से। कि फाइल तो मिनिमम देखो, कंसेप्ट इसमें का जो मिनिमम भी क्या है, आपके मिनिमम लेक्चर था वो आपका यहाँ कवर पे है नहीं किया है, ठीक है। 16, तो वो बिल्कुल 16 परेशान के नहीं बाद होना है, है आपका कुछ भी 24, छूटने वाला नहीं, तो आप 24 के इतना बाद है तैयार करिए, इस तरीके से आपका यूनिट 5 43, कंप्लीट हो जाएगा। और 43 के ऑलरेडी बाद है सारे यूनिट का जो लिंक है 50 है, डिस्क्रिप्शन ठीक है। बॉक्स में है, 43 के बाद आपका पूरा 50 सिलेबस है, आप कवर 50 कर के बाद सकते हो, हमारे पास सभी का टॉपिक 82 है, कंप्लीट है। 82 के बाद 82 के बाद हमारे पास यहाँ पे 140 है, 140 के बाद 190 सॉरी 170 है, 170 के बाद 190 है। कैलकुलेट करते हैं 3 3 6 to 8, 3 3 6 7 + 8, तो सही है। हेड स्टार्टिंग पोजीशन देखो 50 है, 50 बता रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 50 है तो 50 से स्टार्ट किया, टुवर्ड्स हमारे पास लार्ज वैल्यू है, टुवर्ड्स लार्ज वैल्यू है, लार्ज साइड जाएगा। ये क्या है, क्या पढ़ रहे हो आप, सी लुक पढ़ रहे हो, ठीक है। सी लुक पढ़ रहे हो, सिंपल हम सी लुक देख रहे हैं। तो सी लुक सी स्कैन की तरह से होता है। सी स्कैन में क्या होता है, लास्ट तक जाता था, बट नहीं, यहाँ पे लास्ट तक नहीं जाएगा क्योंकि ये इनहेंस वर्जन जब उसका है, तो समझ रहे हो। तो ये सिंपल है, लास्ट तक नहीं जाता है, तो ये लास्ट तक आपका नहीं जाएगा, यहीं पे स्टॉप होगा। इसके बाद जब ये रिटर्न होगा तो सबको क्या करेगा, सर्विस सबको देता नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि सी स्कैन में क्या होता था, सबको सर्विस नहीं देता था, वो लास्ट तक जाता था। बट यहाँ पे लास्ट तक तो जाएगा ही नहीं, ऑलरेडी बताया। तो यहाँ तक आएगा, फिर इसके बाद इन सबको सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया सी लुक का यूज़ करके। इसका फिर से हम क्या करेंगे, टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करने वाले हैं, तो अगेन वही सेम 190 - 50, 190 - 50 ये चीज़। इसके बाद 190 - 16, 190 - 16 कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है 43 - 16, 43 - 16 कैलकुलेट कर लेते हैं। 140 हो जाएगा एंड 174 हो जाएगा, ठीक है। 174 हो जाएगा एंड हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो इस नहीं, यहाँ पे 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास है। तो देखो सिंपल है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके से देखो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसमें देखो टोटल हेड मूवमेंट हमारे पास आ रहा है। इसको जब तीनों को ऐड कर दोगे, तीनों को जब ये ऐड करोगे तो वो आपका तब टोटल हेड मूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे टोटल हेड मूवमेंट मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। टोटल हेड मूवमेंट का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 341। तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, इतने सारे डेटा दिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दे सकता है। देखो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन भी मिल सकता है एग्जाम में, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें भी सिंपल यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ, इसको सॉल्व करना, और इसमें बोला है कि SSTF को यूज़ करके सॉल्व करना है और स्कैन का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो आपको कंबाइन करके भी पूछ सकता है, क्योंकि 7 मार्क्स पे क्वेश्चन थोड़े से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बाकी कंबाइन करके भी पूछा जा सकता है। तो सारे को आपको प्रिपेयर करना है। 6 टाइप में से आपको क्वेश्चन 100% मिलता है। तो ये हो गया आपका डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम।